आज मैं आपको टैंग नाम के एक ड्रामा साइंस फिक्शन फिल्म के बारे में बताने जा रही हूँ। फिल्म की शुरुआत जापान के भविष्य के शहर होकाइडोज एआई इस हद तक विकसित हो चुका है कि इंसान और रोबोट एक साथ रह सकते हैं। फिर हम केन कसुगी से मिलते हैं, जो एक बेरोजगार आदमी है और अपना ज्यादातर समय वीडियो गेम्स खेलने में बिताता है। एक सुबह केन खेल के बीच में था, तभी उसकी पत्नी एमी उसे रोकने के लिए आ गई। वह उसे बताती है कि उनके बैकयार्ड में एक अजीब रोबोट है और उसे हटाने के लिए कहती है। हालांकि केन को इसकी परवाह नहीं है और वह अपना खेल खेलना जारी रखता है, जिससे एमी नाराज हो जाती है। वह उसे नौकरी ना करने और घर के कामों में मदद ना करने के लिए डांट है। वह निराश होकर कल उसके लिए हुए जॉब इंटरव्यू के बारे में पूछती है, लेकिन केन उसे टाल होता है और घर से निकल जाता है। वह बैकयार्ड में पेड़ के नीचे एक अजीब रोबोट पाता है। जब केन पूछता है कि कौन है, तो रोबोट चौंक जाता है और पलट जाता है। थोड़ी देर बाद रोबोट खुद को टैंक के नाम से पेश करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वह कहाँ से आया है और ऐसा लगता है कि उसने अपनी याददाश्त खो दी है। केन अपना नाम भी बताता है और टैंक टूटी फूटी जापानी में उसकी कहीं बात को दोहराना शुरू कर देता है। इसके बाद केन रोबोट को निपटाने के लिए पास के कबाड़ खाने में ले जाता है। मालिक कहता है कि वह इसके पुर्जे अलग करके इसे बेच देगा, इसीलिए केन इसे वहीं छोड़ने का फैसला करता है। जब वह वहां से चला जाता है तो टैंक बार बार उसका नाम पुकारता है, लेकिन वह उसे अनदेखा करके अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। हालांकि रोबोट तुरंत स्क्रैप यार्ड से भाग जाता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। बाद में एमी घर पर होती है। उसे अस्पताल से कॉल आती है, जहां केन को कल एक इंटर्न के लिए इंटरव्यू देना था। उसे यह जानकर हैरानी होती है कि वह कभी आया ही नहीं था। इस समय केन घर पर आता है। उसके पीछे टैंक भी आता है। रोबोट उत्सुकता से लिविंग रूम में लगी तस्वीरों को देखता है और टेबल से कई टिश्यूज लेने लगता है ताकि एमी आकर्षित हो जाए। इस बीच एमी गुस्से होकर केन से पूछती है कि वह कल नौकरी के लिए इंटरव्यू में क्यों नहीं गया, जिस पर वह सहजता से जवाब देता है कि वह भूल गया था। वह उसे पैसे के बारे में चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि उनके पास उसके पिता की विरासत है। लेकिन यह केवल एमी को और निराश करता है और वह व्यक्त करती है कि वह उसके बचकाने रवैये से कितनी थक गई है। गुस्से में वह मेज से एक एंटीक घड़ी उठाती है और उसे जमीन पर पटक देती है। इससे केन को बहुत दुख होता है, क्योंकि यह घड़ी उसके स्वर्गीय पिता की ओर से उपहार थी। हालांकि एमी उसे बताती है कि अब वह बड़ा हो चुका है और जो कुछ हुआ उससे आगे बढ़ने का समय आ गया है। फिर वह केन को घर से बाहर निकाल देती है और वफादार रोबोट भी उसका पीछा करता है। वह एमी की यादों को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। बाद में हम उन दोनों को एक बस स्टॉप पर देखते हैं और केन अपनी स्थिति के बारे में बहुत चिंतित है। जब वह सोचता है कि आगे क्या करना है, तो वह टैंक से किसी तरह का लिक्विड निकलता हुआ देखता है। उत्सुकता से केन ने रोबोट को खोला और अंदर एटोबट सिस्टम्स लिखा हुआ पाया। पता चला कि यह उस कंपनी का नाम है जो देश की सबसे बड़ी एंड निर्माता कंपनी है। कंपनी की वेबसाइट खोजने के बाद केन को पता चला कि वे अब पुराने रोबोट के बदले नए रोबोट दे रहे हैं। फिर उसे एक आइडिया आता है और वह टैंक के बदले एक बेहतर रोबोट लेने का फैसला करता है, जिससे घर के कामों में मदद मिलेगी। उसे लगता है कि अगर वह इसे एमी को दे देगा तो वह उसे माफ कर देगी और वापस घर बुला लेगी और वह वापस सीओडी खेलने और बोतलों में पेशाब करने जा सकता है। इसके बाद दोनों फुकुओका के लिए उड़ान भरते हैं, जहां टोबोट सिस्टम्स का हेडक्वार्टर है। विमान में केन के सामने बैठा एक बच्चा उस पर मिठाई फेंकता है। जवाब में वह उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन बच्चा अपनी शरारती हरकतें जारी रखता है। क्रोधित होकर केन उसे बदमाश कहता है और टैंक बार बार वहीं दोहराने लगता है। इससे एक अजीब स्थिति पैदा होती है और केन रोबोट पर गुस्सा हो जाता है। वह उसे कचरे का डिब्बा कहता है और फेंकने की धमकी देता है। लेकिन इससे स्थिति और खराब हो जाती है, क्योंकि परेशान रोबोट अपने सिर से भाप फेंकने लगता है। अगले सीन में वे टोबॉट ऑफिस पहुंचते हैं, जहां केन टैंक को लेटेस्ट मॉडल्स में से किसी एक के साथ बदलने की कोशिश करता है। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बताया कि रोबोट उनके सिस्टम का हिस्सा नहीं है और इसमें उनकी कंपनी के कुछ हिस्से ही हैं। वह माफी मांगती है और बताती है कि वे एक्सचेंज को प्रोसेस करने में असमर्थ हैं। इस बीच शिंजी नाम का एक आदमी कुछ बच्चों को फैसिलिटी का टूर करा रहा है। जब यह बच्चे टैंक को देखते हैं तो वे जल्दी से उसे घेर लेते हैं और उसकी तस्वीर लेते हैं। वे रोबोट से मोहित हो जाते हैं और टैंक एक लेडी बग को बचा बचाकर अपना दयालु पक्ष दिखाता है, जो कि पैर के नीचे आने वाली थी। शिंजी प्रभावित होता है
और पता चलता है कि वह टोबिट में मुख्य रोबोट डिजाइनरों में से एक है। वह रोबोट की जांच करने की अनुमति मांगता है और केन सहमत हो जाता है। फिर शिंजी उन्हें अपने ऑफिस में ले जाता है और टैंक के अंदर पीले रंग के लिक्विड से भरी एक कांच की ट्यूब पाता है। वह देखता है कि ट्यूब में एक छोटी सी दरार है जिससे लिक्विड लीक हो रहा है। शिंजी को एहसास होता है कि यह टैंक का फ्यूल है और इसे अस्थायी रूप से ठीक करना होगा। हालांकि वह केन को चेतावनी देता है कि अगर लिक्विड खत्म हो गया तो रोबोट टूट जाएगा। वह यह भी देखता है कि टैंक बहुत इंटेलिजेंट है और लगभग एक इंसान की तरह ही कई भावनाओं का अनुभव करता है। शिंजी इस बात पर जोर देता है कि रोबोट बहुत खास है और केन को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। इस बीच हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति मॉनिटर पर टैंक के कैमरे के जरिए उन्हें देख रहा है। इसके बाद शिंजी अपने दोस्त त्सुकी आरण के बारे में बात करता है, जो रोबोटिक एक्सपर्ट है। वह बताता है कि वह शेनजन चीन में रहती है और केन को उससे मिलने के लिए कहता है क्योंकि यह टैंक को ठीक करने का एकमात्र तरीका है। केन नाराज है क्योंकि वह इतनी दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन जब शिंजी समझाता है कि रोबोट को बचाने का यही एकमात्र तरीका है तो वह मान जाता है। कुछ घंटों बाद दो आदमी टोबिट ऑफिस में आते हैं और शिंजी से टैंक की लोकेशन मांगते हैं। वे खतरनाक लगते हैं, इसलिए शिंजी उनको जानकारी दे देता है। इस बीच हम केन और टैंक को शेनजन में उतरते हुए देखते हैं। वे अगले दिन त्सुकी से मिलने जाते हैं और वह उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। फिर वह टैंक को गले लगाती है और कहती है कि वह रोबोट को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। जब ओत्सुकी और केन बात कर रहे होते हैं तो टैंक को दूर से एक रिमोट कंट्रोल कार दिखाई देती है और वह उसका पीछा करता है। हालांकि यह एक जाल साबित होता है क्योंकि वह रोबोट को अपनी वैन में बंद करके भाग जाते हैं। जब दोनों को यह पता चलता है तो वे कार के पीछे भागते हैं, लेकिन उसके साथ नहीं रह पाते। सौभाग्य से ओत्सुकी अपने कार्ड को जीपीएस ट्रैकर के साथ वैन में फेंकने में कामयाब हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति फिर से रोबोट के जरिए स्थिति की निगरानी कर रहा है। शाम को केन और ओत्सुकी जीपीएस ट्रैकर को ट्रैक करते हुए एक गोदाम पर पहुंचते हैं। कुछ ही देर बाद केन को अचानक इमी का फोन आता है। वह उसे बताती है कि वह अब उसकी देखभाल नहीं कर सकती और कहती है कि उसके ना होने पर उसे बहुत बेहतर महसूस हुआ है। वह कहती है कि यह उसके माता पिता का घर है, इसलिए वह वहां से चली जाएगी। केन उसकी बातों से हैरान है और परेशान महसूस करता है। हालांकि वह उसके फैसले का सम्मान करता है और उसे जाने देने का फैसला करता है। फोन काटने के बाद हम देखते हैं कि इमी अपने फैसले से खुश नहीं है और फूट फूट कर रोने लगती है। वह वीडियो गेम में बहुत अच्छा था। इस बीच गोदाम का दरवाजा अचानक खुलता है, इसलिए केन अपनी भावनाओं को दूर करता है और त्सुकी के साथ अंदर जाता है। वे देखते हैं कि दो किडनैपर्स इधर उधर घूम रहे हैं और कुछ बेयर लेने के लिए ऊपर की ओर जा रहे हैं। इसका लाभ उठाते हुए केन और ओत्सुकी जल्दी से टैंक को पकड़ लेते हैं और जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद काटो नाम का एक आदमी वहां आता है, जो खुद को किडनैपर्स का बॉस बताता है। वह उन्हें जाने से रोकता है और टैंक के कंपोनेंट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। वह तुरंत कंपोनेंट्स को पहचान लेता है और खुद से कहता है कि प्रोफेसर बाबा ने इसे बनाया होगा। कुछ ही देर बाद कांटो के दो आदमी नीचे, लेकिन वह इतना घबरा गया कि वह बस जम गया। जवाब देने में असमर्थ था। आखिरकार 1 घंटे बाद एक डॉक्टर आया, लेकिन तब तक पिताजी की मौत हो चुकी थी। कैन टैंक को बताता है कि उस दिन से वह खुद पर भरोसा करने में असमर्थ है और उसने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। वह खुद को एक असफल व्यक्ति बताता है और वर्षों से अपनी पत्नी को केवल निराश ही करता आया है। यह सुनकर टैंग उसके साथ सहानुभूति रखता है और उसका उत्साह बढ़ाने के लिए एक डांस करता है, जो केन को खुश करता है। कुछ ही समय बाद दोनों बाबा के घर पहुंचते हैं, जहां प्रोफेसर उनका स्वागत करता है। वह जेम्स को घर लाने के लिए केन का शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि लैब में हुई दुर्घटना के बाद रोबोट कई सालों से गायब था। बाबा टैंक के हैच में ट्यूब को बदल देता है और बताता है कि इसमें बायो इथेनॉल फ्यूल है। हालांकि प्रोफेसर को देखकर टैंक खुश नहीं होता और केन के पीछे छिपने की कोशिश करता है। प्रोफेसर को पता है कि वह रोबोट को ले जाने की स्थिति में नहीं है और वह वहां से जाने के लिए आगे बढ़ता है। टैंग उसके पैरों से चिपक जाता है और अपने साथ घर ले जाने की विनती करता है, लेकिन केन दुखी मन से उसकी बात अनसुनी करता है और वहां से चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद केन की मुलाकात डॉक्टर काटो से होती है, जो प्रोफेसर के घर जा रहे हैं। जब उन्हें पता चलता है कि केन ने टैंक को बाबा को सौंप दिया है,
तो वे चिंतित हो जाते हैं। फिर काटो 5 साल पहले हुई एक दुर्घटना के बारे में बताना शुरू करते हैं। उन्होंने खुलासा किया कि वह एक बार बाबा के साथ जेम्स सीरीज पर काम करते थे, जो एक मिलिट्री रोबोट प्रोजेक्ट था। शूटिंग ट्रेनिंग के दौरान एक रोबोट में डर की भावना पैदा हुई और वह सभी को मारने से पहले घबरा गया। यह पता चला कि रोबोट में भावनाएं विकसित हो गई थीं, जिसे बाबा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक सफलता के रूप में देखा। वह इस सफलता को अपने पास रखना चाहता था, इसलिए उसने जेम्स से यूरोचिप हटा दी और उसे अपने द्वारा बनाए गए दूसरे रोबोट से जोड़ दिया। उसके बाद उसने लैब को जला दिया और वहां से भाग गया। काटो ने खुलासा किया कि वे उसे गिरफ्तार करने के लिए सालों से प्रोफेसर की तलाश कर रहे हैं। यह सब सुनकर चिंतित केन काटो की कार लेकर अपने दोस्त को बचाने के लिए दौड़ता है। घर में वापस बाबा टैंक से यूरोचिप निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भयभीत रोबोट उससे दूर भागता है। केन जल्दी ही वहां पहुंचता है और वह सीधे लैब के अंदर चला जाता है। वह टैंक को ढूंढने में सफल हो जाता है और दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा अपने कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करके जल्दी से सभी दरवाजे बंद कर देता है। इस समय काटो भी आता है, लेकिन वह बाहर फंस जाता है और लैब में नहीं जा पाता। इसके बाद बाबा केन को बताता है कि वह पूरे समय रोबोट के कैमरे से उसे देख रहा था। वह उसे अतीत में फंसने और अपने परिवार में असमर्थ होने के कारण एक लूजर कहता है। फिर वह रोबोट की इंटेलिजेंस का उपयोग करके दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने की योजना का खुलासा करता है। इसके बाद प्रोफेसर एक कुल्हाड़ी लेकर टैंक के पास जाता है, लेकिन केन उसके रास्ते में आ जाता है। बाबा हैरान है कि केन एक रोबोट की मदद क्यों कर रहा है, जो एक मशीन से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन केन का कहना है कि टैंग उसका दोस्त है। प्रोफेसर को यह जवाब पसंद नहीं आता और वह रोबोटिक हाथ से उस पर हमला करता है, लेकिन केन और टैंग मिलकर उसे छीन लेते हैं। अंत में केन उसी हाथ से बूढ़े आदमी पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। लेकिन जब ऐसा लगता है कि खतरा टल गया है, तभी पास में एक भारी अलमारी गिरती है और टैंग उसके नीचे दब जाता है। केन रोबोट को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसका फ्यूल लीक हो रहा है, जिससे वह हिलने में असमर्थ है। केन ट्यूब बदलने की कोशिश करता है, लेकिन टैंक फिर भी नहीं उठता। यह महसूस करते हुए कि वह यह काम अकेले नहीं कर सकता, वह काटो को वीडियो कॉल करता है और वह उसे यह जांचने का निर्देश देता है कि बैटरी तक जाने वाली केबल जुड़ी हुई है या नहीं। कॉर्ड टूटा हुआ है, इसलिए केन उसे ठीक करने के लिए पास में रखा एक टूल लेता है। फिर काटो उसे कोर यूनिट को जोड़ने के लिए कहता है। 2 सॉकेट हैं और केन पूछता है कि कौन सा इस्तेमाल करना है, लेकिन काटो कहता है कि यह सिर्फ बाबा ही जानता है। वह चेतावनी देता है कि अगर वह फेल हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और टैंक ब्लास्ट हो जाएगा। यह केन को एक गंभीर स्थिति में छोड़ देता है और वह सोचता है कि उसे यह करना चाहिए या नहीं। उसे वापस अपने पिता की सर्जरी याद आती है, लेकिन केन अपनी सारी हिम्मत जुटा है और एक रैंडम सॉकेट को सिलेक्ट करता है। उसका अनुमान सही साबित होता है और रोबोट जल्द ही जाग जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपनी सारी यादें खो चुका है और खुद को जेम्स के रूप में पेश करता है। परेशान ना रोबोट को बताता है कि उसका नाम टैंग है और सारी कहानी बताता है कि वे कैसे मिले और इस स्थिति में कैसे पहुंचे। हैरानी की बात है कि इससे टैंग की यादें वापस आ जाती हैं, जो यह दर्शाता है कि वह भावनाओं को महसूस कर सकता है। मुझे लगता है कि ऐसा ही है, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर वह आखिरकार केन को उसके नाम से पुकारता है और कहता है कि वह उससे प्यार करता है। यह सुनकर वह केन बहुत खुश होता है और जवाब देता है कि वह भी टैंग से प्यार करता है।